नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेन IQ क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपको 100% NCERT बेस्ड नोट्स तैयार करा रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए गए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोई भी कानून बनता है तो उसकी कमियां हमें कब मालूम पड़ती हैं? जब उसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन होता है। ऐसा ही कुछ होता है रेगुलेटिंग एक्ट के साथ भी। जब रेगुलेटिंग एक्ट को क्रियान्वित किया जाता है तो इसकी कमियां भी जल्दी सामने आ जाती हैं। इसमें इसकी पहली कमी थी कि गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के बीच के झगड़े, और ये झगड़े दरअसल इसलिए थे क्योंकि गवर्नर जनरल खुद को प्रमुख बताता था और कार्यकारी परिषद खुद को प्रमुख बताती थी। ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट के साथ था। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था कि उसे भारतीय कानून के हिसाब से न्याय करना है या फिर ब्रिटिश कानून के हिसाब से न्याय करना है। यही कारण होता है कि दो ऐसे फैसले जो रेगुलेटिंग एक्ट की आलोचना का कारण बनते हैं। पहला, नंद कुमार जो मुर्शिदाबाद के दीवान थे, इनको फांसी। दूसरा, काशीजुरा मामला। काशीजुरा मामला दरअसल ये एक संपत्ति से जुड़ा हुआ पारिवारिक विवाद था जिसमें सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे पाता। तीसरी कमी थी, सुप्रीम कोर्ट और परिषद के मध्य संबंध स्पष्ट नहीं थे, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर रहे थे। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ही ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसका केवल एक ही पर्पस था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में खामियां रह गई हैं उनको सुधारना। इसमें बस एक नया प्रावधान ये ऐड होके आता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून अब कलकत्ता से ही बनेंगे। इसी क्रम में अगला एक्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उस समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और प्रधानमंत्री थे लॉर्ड विलियम पिट। इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनैतिक और व्यापारिक दोनों काम अलग अलग कर दिए जाते हैं। कैसे? राजनैतिक कार्यों की देखभाल के लिए नियंत्रक मंडल की स्थापना की जाती है, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो सम्राट के द्वारा की जाती है। दूसरा, व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए निदेशक मंडल को जिम्मेदार बनाया जाता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। अब यहाँ पे आप देखोगे कि शासन दो तरीके से होगा, राजनीति के लिए अलग होगा और व्यापार के लिए अलग होगा। इसीलिए कहा जाता है कि 1784 यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन की स्थापना यानी दोहरी शासन व्यवस्था का आरंभ हुआ। इसी एक्ट में यह भी तय किया जाता है कि अब कंपनी नए इलाके नहीं जीतेगी, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए होता है। कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं करती है, वह नए इलाके जीतती रहती है। उसका रीजन है, ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति होती है वहाँ पर मशीनों के लिए यानी उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल भारत में बहुत ही कम दामों में आसानी से और भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। अब उस कच्चे माल से बने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की आवश्यकता थी, और वो बड़ा बाजार भारत था। यही कारण है कि कंपनी नए क्षेत्रों को जीतना बंद नहीं करती और ये प्रावधान बस दिखावे का प्रावधान बनकर रह जाता है। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल को परिषद की सलाह न मानने का अधिकार भी दिया गया, यानी कि ये बाध्यकारी नहीं रहा अब कि गवर्नर जनरल परिषद की सलाह को माने ही माने। अगला प्रावधान क्या होता है? भारत में चाहे फौजें कंपनी की हो या फिर ब्रिटिश सरकार की हो, इन दोनों का ही जो मुख्य सेनापति होगा वो गवर्नर जनरल होगा। इसी कड़ी में अगला प्रावधान ये भी जोड़ा जाता है कि
पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधीन कहा जाता है, यानी कि इससे पहले कंपनी ही सारा कुछ रेगुलेट कर रही थी, अब धीरे धीरे यहाँ पे ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले रही है। तो ये कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिससे ये प्रूव हो जाता है कि अब जो कंपनी के अधीन क्षेत्र है वो ब्रिटिश के अधीन जा रहा है। अगला पॉइंट है आपका, कंपनी के सभी प्रकार के कार्यों पर, चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे वो गैर प्रशासनिक हो, इन कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके बाद में फिर अगला एक्ट आता है 1786 का एक्ट। दरअसल ये एक्ट इसलिए लाया जाता है क्योंकि जब गवर्नर जनरल बना करके कॉर्नवालिस को भारत भेजा जा रहा था तो कॉर्नवालिस ने मना कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक सेना की सारी पावर गवर्नर जनरल को नहीं दी जाएंगी वो भारत नहीं आएगा। यही कारण है कि एक ये एक्ट ला करके बस ये प्रावधान जोड़ा जाता है और गवर्नर जनरल को सुप्रीम कमांडर बनाया जाता है। कॉर्नवालिस की टाइमलाइन की बात करें तो 1786 से 1793 तक ये भारत में गवर्नर जनरल के रूप में रहता है। गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस कलकत्ता में एसपी यानी सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति करता है, कोतवाल की नियुक्ति करता है और थानों के लिए दरोगा की नियुक्ति करता है, और ग्राम रक्षक जो कि परंपरागत नाम था इसको बदल करके चौकीदार कर देता है। इसके बाद में अगला चार्टर अधिनियम 1793 आता है। जब ये अधिनियम आता है तो गवर्नर जनरल होते हैं सर जॉन शॉर और इनकी टाइमलाइन होती है 1793 से 1798। चार्टर अधिनियम 1793 के ये दो प्रावधान रहते हैं। कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार होते हैं उन्हें 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिनकी नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती थी, इनकी तनख्वाह जो है वो अब भारतीय खजाने से दी जाएगी। ऐसा इस चार्टर एक्ट 1793 के अधिनियम में प्रावधान किया जाता है। अगला चार्टर अधिनियम 1813 का आता है। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो रहते हैं 1807 से 1813 तक। यहीं क्या होता है 1813 में ये चेंजिंग होती है यानी रेडॉन हेस्टिंग्स आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है और भारतीय बाजार को सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है। यानी कि ये जो चार्टर अधिनियम 1813 आता है इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, जिसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय लेकर आए थे भारत। उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारतीय बाजार को ब्रिटेन की सभी कंपनियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि चीन के साथ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहता है। साथ ही इस एक्ट में क्या होता है कि राजस्व पर नियंत्रण कंपनी का 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। साथ ही एक काम और किया जाता है इस अधिनियम में, चार्टर अधिनियम 1813 में, कि जो ईसाई मिशनरी थे इनको भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी जाती है। देखिए क्या होता है कि जब कोई भी शासक किसी देश पर शासन करता है तो उसकी ये मंशा जरूर रहती है कि लोग उसके धर्म का अनुसरण करें। यही कारण है कि यहाँ भी ब्रिटिश सरकार द्वारा चार्टर अधिनियम 1813 में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी जाती है। अगला चार्टर अधिनियम 1833 का आता है। उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक होते हैं और इनकी टाइमलाइन 1828 से 1835 तक रहती है।
इस अधिनियम के तहत पहला प्रावधान क्या होता है कि जो अब तक बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पदनाम बदला जाता है और इस पदनाम को बदलकर कर दिया जाता है अब भारत का गवर्नर जनरल। और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। क्लियर है। अगला पॉइंट है, मद्रास और बंबई के गवर्नर से विधायी शक्तियां छीन ली जाती हैं, यानी कि उनसे कानून बनाने वाली जो शक्तियां थीं उनको छीन लिया जाता है। इसी एक्ट में अगले प्रावधान में क्या होता है कि अब कंपनी जो है केवल प्रशासनिक निकाय बनकर रह गई, यानी ये बस एक कर्मचारी के तौर पर भारत में काम कर रही थी और इसका यहाँ पे कोई काम नहीं रह गया था। और क्या होता है इस एक्ट के तहत, भारतीयों को सिविल सेवा में, यानी सिविल सेवा जो परीक्षा होती थी उसमें शामिल होने का प्रावधान भी आता है, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस प्रावधान का विरोध करते हैं, इसलिए इसको समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही इसी एक्ट के तहत क्या होता है कि जो चाय के साथ एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसके बाद में भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 आता है, जिसके तहत एलनबरो द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित करके 7 अप्रैल 1843 को समाप्त कर दिया जाता है। और एलनबरो की अगर टाइम लाइन की बात करें तो ये 1842 से 1844 तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर रहते हैं। आगे फिर अधिनियम आता है चार्टर अधिनियम 1853। ये जो अधिनियम था लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारतीय कंपनी के शासन की समाप्ति चाहते हैं। और क्या होता है, चार्टर अधिनियम 1853 के तहत बंगाल के लिए अलग गवर्नर की नियुक्ति की जाती है। पहले क्या थी, जो गवर्नर जनरल होता था वही बंगाल को भी देखता था। इसी के तहत अगला प्रावधान इसमें यह जोड़ा जाता है कि जो केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है, यानी कि अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया जाता है और इसके सदस्यों की संख्या 12 कर दी जाती है। 12 कैसे कर दी जाती है, पहले इसकी सदस्य संख्या जो थी वो 6 हो जाती है, लेकिन 12 फिर इसमें 6 नए सदस्य जोड़े जाते हैं। और ये जो 6 नए सदस्य होते हैं पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि पहली बार इनको भारतीय क्षेत्रों से लिया जाता है। और इसमें ये जो चयन किए जाते हैं ये किस किस क्षेत्र से होते हैं, तो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से इनको चयनित किया जाता है। आगे देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 में क्या होता है कि सिविल सेवकों को सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों को शामिल किया जाने लगता है और इसके लिए मैकाले समिति बनाई जाती है। आगे फिर क्या होता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको आज का डिस्कशन पसंद आया होगा। इससे आगे का डिस्कशन जो कि ताज का शासन, जिसकी टाइमलाइन 1858 से 1947 तक रहती है, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।